अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं ये मौजू पिछले 3-4 साल से यूरोपीय यूनियन का और ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। इस इशू को आप जानते हैं ब्रेक्जिट के नाम से। ब्रेक्जिट में क्या हुआ, ब्रेक्जिट की लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ब्रेक्जिट के पीछे क्या रीजंस थी, ब्रेक्जिट के ट्रिगर्स क्या थे, ये सब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपने लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि ब्रेक्जिट जब पिछले 3 साल पहले जब ब्रेक्जिट का रेफरेंडम हुआ तो उसके बाद जो है वो विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2017 से। नेगोशिएशंस के ऊपर हमने डेडलॉक देखा। यूके में हमने इंटरनल पॉलिटिकल चेंजेस देखी। थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, ये रेफरेंडम हुआ जून 2016 में। तकरीबन 51.9% तक 52% लोगों ने वोट किया कि हमने यूरोपीय यूनियन को छोड़ना है। यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया मार्च 2017 में कि हम फॉर्मली यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं और विड्रॉल प्रोसेस जो कंप्लीट होगा वो होगा 31 जनवरी 2020। अगर आप रेफरेंडम को देखें तो रेफरेंडम में ऑप्शन ये दिया गया था कि आप चूज करें कि रादर आप जो है वो यू वांट टू रिमेन अ मेंबर ऑफ यूरोपीय यूनियन या फिर आप यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं। ये जब आवाम से पूछा गया तो आवाम ने रेफरेंडम में 52% ने वोट किया कि हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं। अब इसके पीछे जो लीगल एस्पेक्ट्स थे उनके ऊपर मैं बात करूंगा। इससे पहले कि मैं ओवरऑल लार्जर स्पेक्ट्रम में आपको बताऊं कि जो यूके के लोग हैं वो क्यों यूरोपीय यूनियन को छोड़ना चाह रहे हैं। यूरोपीय यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपको पता है ये OECD के मेनली जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के, वो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं। दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमीज और दुनिया के मोस्ट प्रॉस्परस नेशंस जो हैं वो यूरोपीय यूनियन में हैं। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि यूके जो है वो इसे छोड़ना चाह रहा है। क्यों छोड़ना चाह रहा है ये हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। जो लिस्बन ट्रीटी है जो कि यूरोपीय यूनियन की इंटीग्रेशन की बुनियाद है, इस ट्रीटी का आर्टिकल 50 ऑप्शन देता है किसी भी मेंबर स्टेट को कि वो विड्रॉ कर सकती है फ्रॉम यूनियन इन अकॉर्डेंस विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी मेंबर स्टेट का डिसीजन कर सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूके की, तो यूके का प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के थ्रू हो सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, या फिर इसमें जो है वो कंसल्टेशन जो है वो डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन जो है वो बहुत जरूरी है। डिवॉल्व्ड गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन इसलिए जरूरी है, ये मसला हमें स्कॉटलैंड के केस में और नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में नजर आ रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डेलिब्रेशंस उसके ऊपर हम करेंगे। जो आर्टिकल 50 है तो वो किसी भी लिस्बन ट्रीटी का आर्टिकल 50 किसी भी मेंबर स्टेट को यूरोपीय यूनियन से विड्रॉल का ऑप्शन देता है, यानी तलाक देने का ऑप्शन जो है वो देता है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोपीय यूनियन ने यूके को तलाक दी या फिर यूके ने यूरोपीय यूनियन को तलाक दी, बात एक ही है। लेकिन ये एक रिकग्नाइज्ड फैक्ट है अब कि यूके जो है जो ग्लोबलाइजेशन का ग्लोबल मार्च है उससे विड्रॉ कर रहा है, उससे रिट्रीट कर रहा है। आई थिंक यूके ये कह रहा है कि वी हैव हैड एनफ ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन एंड दिस इंटीग्रेशन बिजनेस। अब आर्टिकल 52 फर्दर जब कोई स्टेट डिसीजन करती है तो आर्टिकल 52 ऑप्शन देता है कि जब आर्टिकल 51 आप ट्रिगर कर दें तो फिर क्या होना है। गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द यूरोपियन काउंसिल यूनियन शैल नेगोशिएट एंड कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद दैट स्टेट। जो स्टेट विड्रॉल के लिए ऑप्शन करे, यूरोपियन काउंसिल की रिकमेंडेशंस की गाइडलाइंस की बेस के ऊपर जो यूनियन है यूरोपीय यूनियन उसको नेगोशिएट करेगी और कंक्लूड करेगी एक विड्रॉल एग्रीमेंट विद द विड्रॉइंग स्टेट, जो इस केस में यूके है, सेटिंग आउट द अरेंजमेंट्स फॉर इट्स विड्रॉल, उसके विड्रॉल की कंडीशंस सेट करते हुए, टेकिंग अकाउंट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर इट्स फ्यूचर रिलेशनशिप्स विद द यूनियन, कि फ्यूचर रिलेशनशिप उसका यूरोपीय यूनियन के साथ क्या होगा, यानी ट्रीटी ऑन फंक्शंस ऑफ यूरोपीय यूनियन जो है उसमें उस स्टेट का क्या रोल होगा, उसके साथ बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसकी पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल होगा, कॉमन फॉरेन और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी में उसका क्या रोल होगा, वो कितना पैसा देगी, कस्टम्स के क्या अरेंजमेंट्स होंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने का मतलब क्या है। शुड यूके ज्वाइन यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया टू रिमेन इन सिंगल मार्केट। अब लीगल सिक्योरिटी अगर जो है वो यूके सिंगल मार्केट का पार्ट रहता है तो इससे जो है उसकी एक्सपोर्ट्स को, जो यूके से एक्सपोर्ट्स हैं यूरोपीय यूनियन को, उनको लीगल सिक्योरिटी मिलेगी।
ये जो है वो एक जल्दी प्रोसेस हो सकता है जिससे अनसर्टेनिटी खत्म होगी। यूके पहले से जो है वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का जो है वो पार्ट है एंड आर्ग्यूएबली नो प्रोसेस टू ज्वाइन इट इज रिक्वायर्ड वुड लीव यूके फ्री टू साइन ऑन ट्रेड डील्स विद अदर कंट्रीज। हमने ये देखना है या यूके ने ये डिसीजन लेना है कि क्या यूके के लिए जब यूके विड्रॉल का एग्रीमेंट साइन कर लेता है या जब वो डिसीजन ले लेता है कि उसने यूरोपीय यूनियन को छोड़ना है तो उसके बाद उसके पास ऑप्शंस कौन से हैं, इसके ऊपर भी नेगोशिएशंस होनी है। फिर जो विड्रॉल है या जो यूरोपियन EEA जो अरेंजमेंट है ये कवर करता है मोस्ट यूरोपीय यूनियन लॉज जो के रिलेटेड हैं वर्कर्स के राइट्स और एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और यूरोपियन जो इकोनॉमिक एरिया है उसकी मेंबरशिप का मतलब है कि गारंटी करता है ये फाइनेंशियल सर्विसेज किसी भी मेंबर स्टेट्स को। अब ये जो वर्कर्स के लॉस से मुतल्लिक हैं या फाइनेंशियल गारंटीज हैं या एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे जब यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया को यूके छोड़ता है तो उसमें किसी भी विड्रॉल एग्रीमेंट के केस में इन लोगों को इसके ऊपर डिसीजन करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा। और इन्हीं नेगोशिएशंस के ऊपर हमने देखा कि डेडलॉक जो है वो इन स्टेट्स के दरमियान बरकरार है। अब जो मसाइल आ रहे हैं इनके दरमियान बुनियादी तौर पे जो ब्रेक्जिट का इशू स्टार्ट हुआ वो इन 3-4 रीजंस की वजह से स्टार्ट हुआ। यूरोपीय यूनियन के जो कंट्रीज थे स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज हैं वहां से, चूंकि यूके और यूरोपीय यूनियन ये सारे शेंजन जोन हैं कि जिसमें आप लेबर की फ्री मूवमेंट है, तो लेबर की उस फ्री मूवमेंट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं ईस्टर्न यूरोप से, वो इमिग्रेंट्स कह लें आप उनको, वो मूव कर जाते थे यूके में और पर्टिकुलरली लंदन में। वहां पर ये अपनी छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर लेते थे, एम्प्लॉयमेंट जो है सीख करते थे, जिसकी वजह से जो यूके की लोकल पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट में मसाइल का सामना था। इसकी वजह से वहां के लोकल बिजनेसेस हैं वो भी इंपैक्ट हो रहे थे, तो इसकी वजह से एक बैकलैश जनरेट हुआ। और आप वैसे भी विटनेस कर रहे होंगे कि अभी ये जो एरा चल रहा है पिछले 5-10 सालों में, आप अरब स्प्रिंग की बात करें मिडिल ईस्ट में, तो ये प्रोसेस हमने देखा कि एक नया अपहीवल स्टार्ट हो गया। और यूरोप में ये प्रोसेस जो है वो पॉपुलिज्म की फॉर्म में शुरू हुआ। जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं या जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज हैं या जो पॉपुलिस्ट पार्टीज हैं कि जो डिवाइड के ऊपर बात करती हैं, जो पोलराइजेशन के ऊपर बात करती हैं, प्लूरलिस्टिक नहीं है, एंटी प्लूरलिस्टिक पार्टीज हैं, इनका राइज है। यूनाइटेड किंगडम में हमने यूके इंडिपेंडेंस पार्टी देखी, जर्मनी में आपने जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स देखे जैसे जर्मन पेजीडा है, फ्रांस में आपने नेशनल फ्रंट देखी, मैरीन लेपेन की पार्टी देखी, इटली में ये प्रोसेस आपने देखा, विक्टर ऑर्बन है, हंगरी में ये प्रोसेस चल रहा है, पोलैंड में ये प्रोसेस चल रहा है। तो ये वो लार्जर प्रोसेस था जिसकी एक मैनिफेस्टेशन जिसकी आपको यूके की ब्रेक्जिट के रेफरेंडम की फॉर्म में नजर आती है। अब इसमें इमिग्रेशन का इशू था, रेफ्यूजीज का इशू था और असाइलम सीकर्स का इशू था। बुनियादी तौर पे जो यूके की इस तरह की जो डिस्कंटेंट पॉपुलेशन थी उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि ये लोग यहाँ पे आते हैं और हमसे हमारी आबादियां छीन रहे हैं, हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज को यूरोपीय यूनियन या यूरोपियन काउंसिल या यूरोपियन पार्लियामेंट वो डिसाइड कर रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने का मतलब है कि आपकी कॉमन फॉरेन और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसी होगी। फिर यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट इंटीग्रेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। शेंजन जोन है जिसके तहत फ्री लेबर ऑफ मूवमेंट है, फ्री लेबर ऑफ गुड्स है। तो इमिग्रेशन, असाइलम और रेफ्यूजीज के क्राइसिस की वजह से इस तरह के मसाइल ये सारे इन्होंने कपल अप होके जो यूके में है ये सेंटिमेंट क्रिएट किया कि यूके ने 2016 में फिर ये रेफरेंडम किया यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का। उससे 10 साल पहले अगर आप पीछे चले जाएं तो यूरोपीय यूनियन की प्रोग्रेस को देख के और यूरोपीय यूनियन की इंटीग्रेशन की दुनिया मिसालें देती थी, लेकिन हमने देखा कि उससे फिर ये एक हमें डेविएंसी नजर आई। और वैसे भी जैसे कहा जाता है कि हर उरूज को ज़वाल है, इसी तरह से भी शायद अब ये यूरोपीय यूनियन के उरूज का वक्त खत्म हुआ चाहता है। तो खैर इसमें फिर अभी देखा हमने मिडिल ईस्ट में जब वॉर शुरू हुई, स्पेशली सीरिया की वॉर, इराक में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, लीबिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ये सारा प्रोसेस ऑब्वियसली 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद से शुरू हुआ। तो 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद से जब प्रोसेस शुरू हुआ तो यूरोप की तरफ जो है वो मिडिल ईस्ट से माइग्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया।
ये जो इमिग्रेंट्स यूरोप की तरफ जा रहे थे, यूके ने इन इमिग्रेंट्स से बचने के लिए एक बफर क्रिएट कर दिया। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जर्मनी की चांसलर मर्कल ने ये डिसीजन लिया कि हम जो है मिडिल ईस्ट से आने वाले इन इमिग्रेंट्स को अपने मुल्क में आने देंगे। तो यूके की पॉलिसी जो वो इसके 180 डिग्रीज के ऊपर इसके बिल्कुल अपोजिट थी। और यूके के जो लोकल लोग थे, जो ब्रिटन, उनको यूरोप के बाकी ममालिक से आए हुए लोगों की वजह से भी मसला था। और बुनियादी जो रीजंस थी वो इकोनॉमिक रीजंस थी। हम देखेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक रीजंस थी। तो अब सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि अगर कभी ऐसा ये जो नॉन यूरोपीय यूनियन का अजाइलम है या माइग्रेशन का जो इशू है, या यूरोपियन कमीशन है ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, इसका स्टेटस क्या होगा इफ ब्रिटेन लीव्स द यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन के जो सिटीजन्स हैं, यूरोप के जो सिटीजन्स हैं जो यूके में रहते हैं, उनका क्या होगा। ये ऐसा मसला है कि जिसकी वजह से अभी तक जो है वो ये यूके के विड्रॉल का प्रोसेस, जिसको आप ब्रेक्जिट कहते हैं, ये ब्रेक्जिट का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। आपको इसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से भी देखना है कि ये प्रोसेस सिर्फ एक इमिग्रेशन की वजह से नहीं है। बुनियादी तौर पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो यूनाइटेड किंगडम एक ग्लोबल सुपर पावर रहा है। फिर 1956 के स्वेज क्राइसिस के बाद से यूनाइटेड किंगडम सीज्ड टू बी अ ग्लोबल सुपर पावर। उसके बाद से बाज पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या बाज इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर्स ये लिखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की जो अभी करंट पॉपुलेशन है, या वहां की गवर्नमेंट है, या वहां के लोग हैं, वो इस पास्ट का जो ग्रैंडोर का डिल्यूजन है इसका शिकार हैं कि हम कभी ग्लोबल सुपर पावर रहे थे। तो अभी भी हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर, अपनी स्टेट के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर मुकम्मल अख्तियार होना चाहिए। और डेफिनेटली यूनाइटेड किंगडम एक बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कन्वर्सली आप इसको यूं भी देखें कि यूरोपियन इंटीग्रेशन एक लार्जर प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के मार्शल प्लान के बाद से स्टार्ट हुआ। फिर हिस्टोरिकल प्रोसेस में ये प्रोसेस जो है यूरोप की इंटीग्रेशन का और यूरोप की यूनियनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये 90s में कंप्लीट हुआ, 1990s में लिस्बन ट्रीटी वगैरह के बाद। तो लिस्बन ट्रीटी और इस तरह के प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट होने के बाद अर्ली 2000s में इन्होंने यूरोजोन भी एस्टेब्लिश कर लिया। तो इस सारे प्रोसेस के बाद जो है, जो 50s से स्टार्ट हुआ और फिर अर्ली 2000s में आके कंप्लीट हो गया, शेंजन जोन है या लेबर की फ्री मूवमेंट है, यूनाइटेड किंगडम में उससे एक जो है वो डेविएंसी ली। यूनाइटेड किंगडम ने उस इंटीग्रेशन से दूर जाने का सोचा और इसकी रीजंस जो है वो इमिग्रेशन, अजाइलम सीकर्स और जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 का है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इसका। अब चूंकि जो है जब ग्लोबल इकोनॉमी आपकी इंटीग्रेटेड होगी, तो एक मुल्क में अगर इकोनॉमी के इंटीग्रेट होने की वजह से एक मुल्क के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट्स आते हैं, तो उसका असर जो है वो किसी दूसरे मुल्क के ऊपर भी जरूर होगा। और यही काम यूके के साथ भी हुआ। फिर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने देखा कि ईस्टर्न यूरोप के जो ममालिक हैं, साल के तौर पे ग्रीस है, पुर्तगाल है, इटली है, स्पेन है, तो ये ऐसे ममालिक हैं कि जो सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हुए, जिसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, जर्मनी ने और फ्रांस ने इन ममालिक को बेल आउट पैकेजेस दिए, जिसके बाद उनको बेल आउट पैकेजेस दे के इनकी इकोनॉमीज को रेस्क्यू किया गया। अब वो जो रेस्क्यू का प्रोसेस था, जिसमें नियरली $200 बिलियन की IMF की जो फाइनेंसेस की इंस्टॉलमेंट्स या फाइनेंसेस शामिल थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट शामिल थी, उस प्रोसेस के बाद से वो इम्पैक्ट जो था, वो इम्पैक्ट अभी भी यूरोप में फील किया जा रहा है। यूरोप 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी तक, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप की इकोनॉमीज जो है वो अभी तक रिवाइव नहीं कर सकी। दूसरी तरफ आपको ये भी समझने की जरूरत है कि रशिया जो है ईस्टर्न यूरोप में स्पेशली रशिया दोबारा से रिसर्च कर रहा है। उसके बाद से नेटो की रेलेवेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। फिर नेटो में जो फंडिंग के स्ट्रीम्स हैं, डिफेंस बजट की मैं बात कर रहा हूं, फंडिंग के स्ट्रीम्स हैं वो किसने बियर करनी है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे सवालात ऐसे हैं, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाइल अप होके बुनियादी तौर पे यूनाइटेड किंगडम के अवाम में, और साथ एक पॉपुलिज्म की वेव भी चल रही थी, यूनाइटेड किंगडम के अवाम के दिमाग में ये डाला कि शायद अब टाइम है कि हमें यूरोप को तलाक देके अपना रास्ता नाप लेना चाहिए।
अब जब ये विड्रॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया मार्च 2017 में, जब उन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया, तो उसके बाद बुनियादी तौर पे प्रोसेस ये होना था आर्टिकल 50 क्लॉज 2 के तहत कि इन्होंने एक एग्रीमेंट रीच करना था यूरोपीय यूनियन के साथ। लेकिन हमने देखा कि एग्रीमेंट की जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्योंकि इनकी इकोनॉमीज बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है, यूरोप जो है वो यूरोप में जो लंदन है वो इस रीजन का, यूरोप का फाइनेंशियल हब है। तो फाइनेंशियल हब होने की वजह से और इकोनॉमीज के डीपली इंटीग्रेट होने की वजह से नेगोशिएशंस आसान नहीं थी। कस्टम्स यूनियन का मामला था, टैक्सेस और ड्यूटीज का मामला था, गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट का मामला था, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स थे, शेंजन जोन का मामला था, बिजनेसेस की मूवमेंट का मामला था, फाइनेंशियल लायबिलिटीज का मामला था, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी का मामला था, नेटो में अरेंजमेंट्स का मामला था, स्कॉटलैंड में दूसरी तरफ रेफरेंडम हो रहा था, नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो कस्टम्स यूनियन का पार्ट रहना चाह रहा है, जबकि इंग्लैंड और वेल्स जो है वो अलग होना चाह रहे थे। तो हमने देखा कि इस प्रोसेस के अंडर, इस थ्रस्ट के अंडर जो है वो नेगोशिएशंस का प्रोसेस कई दफा मैराथन सेशंस हुए नेगोशिएशंस के, लेकिन नेगोशिएशंस किसी एक नतीजे के ऊपर नहीं पहुंच सकी। फिर इसकी वजह से हमने यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर हमने ये देखा कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर्स को जाना पड़ा। कैमरून ने रिजाइन किया, फिर थेरेसा मे की गवर्नमेंट आई, फिर थेरेसा मे को स्टेप डाउन करना पड़ा, बोरिस जॉनसन आया, फिर री इलेक्शंस हुए। लेकिन वो तो करंट स्टेटस है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो ये जो नेगोशिएशंस का प्रोसेस है ओवरऑल रुका रहा, स्टाल्ड रहा, इसके ऊपर जो है वो कोई प्रोग्रेस, एक स्मूथली प्रोग्रेस नहीं हो सकी। और ये टाइम एंड अगेन इन्होंने एग्रीमेंट्स या टाइम एंड अगेन इन्होंने नेगोशिएशंस के बाद डिफरेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स या ड्राफ्ट तैयार किए, लेकिन वो कोई भी ऐसा नहीं था कि जो यूके की पार्लियामेंट से मंजूर हो सके और उसके ऊपर लार्जर लेवल के ऊपर काफी ह्यू एंड क्राई रेस की गई। बुनियादी तौर पे यूरोपीय यूनियन जो है वो कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं था यूके को नेगोशिएशंस में। अब अगर कंसेशंस आप नहीं देते हैं तो, और यूके एक तरफ जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ रहा है और उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पाउंड्स या हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की अगर लायबिलिटीज हैं जो कि यूके ने पे करनी है यूरोपीय यूनियन को, तो फिर विदाउट नेगोशिएशंस, विदाउट एग्रीमेंट, विदाउट विड्रॉल के अरेंजमेंट्स को डिफाइन किए कोई भी विड्रॉल अगर होता है तो वो यूके के लिए ज्यादा डेट्रीमेंटल था। तो ये वो एस्पेक्ट्स थे जिनकी वजह से हमने देखा कि ये प्रोसेस रुका रहा। हार्ड ब्रेक्जिट कहा जाता है एक ऐसे ब्रेक्जिट को कि जिसमें यूके यूरोपीय यूनियन को छोड़ता है विदाउट एनी डील, विदाउट एनी एग्रीमेंट। अच्छा, यूके की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस जो हैं उसमें हम देखते हैं कि कुछ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पे यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट है जो 1972 का है, ये गेटवे है यूरोपीय यूनियन के लॉ का इनटू यूके लॉ। मींस इसके तहत ईयू का जो लॉ होगा वो यूके के लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब ये जो ड्यूअलिस्ट यूके के अंदर लॉ है इसको रिपील करना पड़ेगा। यूरोपियन जो कम्युनिटीज एक्ट है इसका सेक्शन 2 कहता है ऑल सच राइट्स, पावर्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम टाइम टू टाइम क्रिएटेड और अराइजिंग बाय और अंडर द ट्रीटीज आर विदाउट फर्दर इनैक्टमेंट बी गिवन लीगल इफेक्ट आर यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। मींस यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट के तहत जो यूरोप के अंदर जो लॉ होगा उसको यूके में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। अब जो है यूके के और यूरोपीय यूनियन के लॉ को अलग करना, जो पहले से लॉ यूरोपीय यूनियन का यूके के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है या इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है, उसको सेपरेट करना ये बहुत बड़ा मसला था। इसमें 3 तरह के एस्पेक्ट्स थे। पहली बात, जो डायरेक्टली एप्लीकेबल यूरोपीय यूनियन का लॉ था वो प्रॉब्लम था। सेकंड, स्टैट्यूट्स व्हिच इंप्लीमेंट यूरोपीय यूनियन डायरेक्टिव्स या फिर अदर ऑब्लिगेशन, जो यूके ने स्टैट्यूट्स के थ्रू यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइंस लाइक लेबर के वर्क सेफ्टी, इन्वायरमेंट से मुतल्लिक या वर्क साइट की सेफ्टी या प्रोटेक्शन से मुतल्लिक या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से मुतल्लिक या डिफरेंट जो सर्विसेज थी उनके स्टैंडर्ड से मुतल्लिक जो रेगुलेशंस थी यूरोपीय यूनियन का पार्ट होने की, फ्रीडम, बेसिक फंडामेंटल राइट्स से मुतालिक बहुत सारी यूरोपीय यूनियन की गाइडलाइंस हैं, कंडीशनलिटीज हैं, यूरोपियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, यूरोप की जो डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फ्रीडम के प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल्स, लिबर्टी के प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स,
यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे कन्वेंशन है, मल्टीट्यूड ऑफ कन्वेंशन है, तो उन कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना यूके का, कोई भी कंट्री ईयू का पार्ट बनने जा रहा है तो उसको वो इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। थर्डली प्रॉब्लम ये था कि न्यूमरस यूके रेगुलेशन मेड अंडर सेक्शन 2, तो यूके ने जो इस 1972 के सेक्शन 2 के अंडर बनाई, सेक्शन 2 ऑफ यूरोपियन कम्युनिटीज एक्ट, वो यूके बना चुका था, उनको फिर रिपील करना या चेंज करना। तो आपने देखा कि इसके साथ अगर आप ये काम करते हैं तो बहुत सारी फाइनेंशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी कहता है, हम आर्टिकल 50 की बात करते हैं, उसके बाद हम इंप्लीकेशंस के ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एनी मेंबर स्टेट में डिसाइड टू विदड्रॉ फ्रॉम यूनियन। आर्टिकल 51 का क्लॉज 2 कहता है, अ मेंबर स्टेट विच डिसाइड्स टू विदड्रॉ शैल नोटिफाई द यूरोपियन काउंसिल of its intention of withdrawal in the light of the guidelines provided by European Council. Union shall negotiate, Union negotiate करेगी और conclude करेगी an agreement with the state UK, यहाँ पे setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union, जिसको आप deal कहते हैं। That agreement shall be negotiated in accordance with Article 218 clause 3 of the Treaty on Functioning of European Union TFEU. It shall be concluded on behalf of Union by the Council. तो यूरोपियन काउंसिल करेगी EU की तरफ से और दूसरी तरफ से UK की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्टिंग बाय क्वालिफाइड मेजॉरिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। क्लॉज 3 कहता है, treaties shall cease to apply to the state in question from the date of entry into force of withdrawal agreement. तो treaties का जो EU की ट्रीटी है उसकी इन्फोर्समेंट भी रुक जाएगी उस डेट से कि जिस डेट से विड्रॉल इफेक्ट होगा। क्लॉज 4 कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ पैराग्राफ 2 and 3 द मेंबर ऑफ द यूरोपियन काउंसिल or the council representing the withdrawing member state shall not participate in the discussion of the European Council or council or in decisions concerning it. तो अब क्लॉज 4 जो है बार करता है कि अब जो है यूके यूरोपियन काउंसिल की या यूरोपीय यूनियन के इंटरनल अफेयर्स में, यूरोपीय यूनियन की जो पॉलिसी अफेयर्स है उनकी डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकेगा, क्योंकि वो विड्रॉल की तरफ जा रहे हैं। तो आप उनको यूरोपियन पार्लियामेंट में या यूरोपियन काउंसिल के इंटरनल पॉलिसी के अफेयर्स में आके नहीं बैठने देंगे। A qualified majority shall be defined in accordance with Article 238(3) और क्लॉज 5 कहता है, if a state which has withdrawn from the union asks to rejoin, its request shall be subject to the procedure referred to in Article 49. तो अब यूरोपीय यूनियन के अंदर अगर आपने जाना है तो रीजॉइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यूरोपियन यूनियन के तमाम मेंबर्स की जो है वो कंसेंट चाहिए। तो ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बता रहा था कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूरोपीय यूनियन से एग्जिट की बातें जो है वो की जाने लगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट एग्जिट की बात की जा रही थी वो की जा रही थी ग्रीस के एग्जिट की, जिसको नाम दिया गया उस वक्त ग्रेक्जिट। फिर हमने देखा कि दूसरी तरफ जो है वो टर्की भी इसी दौरान अंडर प्राइम मिनिस्टर एर्दोगान, टर्की भी यूरोपीय यूनियन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीरियन क्राइसिस के बाद से और टर्की के जो पीकेके के ऊपर या कुर्दिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो क्रैकडाउन था और स्पेशली हिजबुल्ला जो टर्की में मिलिट्री कू की कोशिश हुई, उसके बाद जो एर्दोगान ने क्रैकडाउन शुरू किया वहां की इस्लामिस्ट मूवमेंट हिजमत के खिलाफ, तो उसके बाद से यूरोपीय यूनियन से के अंदर टर्की की शमूलियत जो है वो मुश्किल हो गई, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने के लिए एक जो फंडामेंटल प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आप जो है फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करें। अब मैं बात करूंगा यूरोपीय यूनियन की जो सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट है या यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जिसको कहा जाता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, और टर्की क्यों कोशिश कर रहा था, इसका मतलब ये है कि जब आप यूरोप की फ्री मार्केट का या यूरोप की सिंगल मार्केट का पार्ट हैं तो उस वक्त आप यूरोप के तमाम ममालिक में फ्रीली मूव कर सकते हैं, एक पासपोर्ट के ऊपर तमाम ममालिक में गुड्स में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, जो लेबर है लेबर की मोबिलिटी आसान हो जाती है। आप यूके में जाके काम करना चाहें, फ्रांस में करना चाहें, जर्मनी में या ग्रीस में आप कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, आप पैसा लंदन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप ब्रसेल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप जेनेवा में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। कैपिटल अपने को जहां इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो था फ्री ट्रेड इन सर्विसेज, और ऐसे ही आप गुड्स के साथ साथ आप अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में जाके। अब इसमें मैं अगर बात करूं तो ये
तीन चार जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये लेबर का, गुड्स का और सर्विसेज का, ये वो रीजंस थी, इकोनॉमिक रीजन जिनको मैं कहता हूं इकोनॉमिक पैरामीटर्स, ये मेन फैक्टर्स थे यूरोपीय यूनियन से ब्रिटिश के विड्रॉल की, जिसको कहा जाता है ब्रेक्जिट। इनलार्जमेंट वेव्स यूरोपीय यूनियन में डिफरेंट टाइम्स में हुई, 73 में हुई, 81 में हुई, 86 में हुई, 95 में हुई, 2007 में, 2013 में, और फिर मैंने आपसे कहा जो लेटेस्ट बिड थी वो थी टर्की की, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है कि टर्की इसका पार्ट बन सके। जून 2016 में अब यूके जो है वो पहला मेंबर नेशन था जिसने आर्टिकल 50 को इन्वोक किया, और आर्टिकल 50 फॉर्मली स्टार्ट हो गया मार्च 2017 से, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। जून 2016 में जब ये रेफरेंडम हुआ तो उसके बाद से प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरोन ने रिजाइन कर दिया द मॉर्निंग आफ्टर द वोट। 24 जून की मॉर्निंग को डेविड कैमरोन ने ये बात कह के कि क्योंकि डेविड कैमरोन खुद रिमेन कैंपेन का था, वो लीव को फेवर करने वाला नहीं था, वो चाहता था कि जो यूके है वो यूरोपीय यूनियन का पार्ट रहे। लेकिन जब अवाम ने उसकी इंटेंशन के खिलाफ वोट दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आई थिंक कि मुझे इसके बाद कोई राइट नहीं है कि मैं यूके को लीड करूं। फिर हमने देखा कि थेरेसा मे जो है, जो कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर थी, उसको नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और टर्म्स ऑफ यूकेज न्यू इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द यूरोपीय यूनियन स्टिल रिमेन अनसर्टेन। अब तो बोरिस जॉनसन साहब भी आ गए हैं नए इलेक्शन विन करके, और उनको सुप्रीम मेजॉरिटी हासिल हो गई है। अभी मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2019 के यूके के इलेक्शंस की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो विद इन 12 मंथ्स जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ अपने जो डील है उसको साइन कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। अब देखना यह है कि वो किस हद तक अपने इस प्रॉमिस में या अपने इस क्लेम में कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। यूके चूजेस ब्रेक्जिट, टर्नआउट जब वो 72% था, 51.9% ने रिमेन लीव के हक में वोट दिया और 48% ने रिमेन के हक में वोट दिया। तो ऑब्वियसली अब ये जो है 52% और 48%, तो यहां से फिर ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आर्टिकल 50 को इन्वोक किया गया मार्च 17 में, और देयर इज अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years बिफोर द यूके फाइनली लीव्स द यूरोपीय यूनियन। तो 2 साल का टाइम था इनिशियली, 2 साल का टाइम था। तो अब 2 साल का जो टाइम था वो बनता था आके मार्च 2019 में, लेकिन इसके साथ जो वो एक ट्रांजिशन पीरियड भी होता है, 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड। तो अब देखना यह है कि ये इस सेटलमेंट को या इस अरेंजमेंट को किस तरह से जो है वो नेगोशिएट करते हैं, ये वक्त की बात है। यही जो प्रोसेस है, यही जो इशू था डील का या नेगोशिएशन का, इसके ऊपर जो है वो थेरेसा मे फेल हुई और बोरिस जॉनसन को दोबारा से इलेक्शंस करवाने पड़े। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इम्प्लीकेशंस और इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से निकलता है तो ये चूंकि फर्स्ट प्रेसिडेंट है कि कोई कंट्री जो है, आपने देखा कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है 1970s से कि कोई कंट्री 2013 में आके आफ्टर 40 years कोई कंट्री जो वो यूरोपीय यूनियन से निकलने की तरफ जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इन कंट्रीज की, यूके की यूरोपीय यूनियन के साथ और यूरोपीय यूनियन की बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ इकोनॉमीज किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस तरह से इंटीग्रेटेड है। मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स फॉर यूके गुड्स कौन कौन सी हैं? सबसे मेजर जो है वो यूएस है। इनकी जो है वो ट्रेड इन मिलियंस ऑफ पाउंड्स 37,364 मिलियन पाउंड्स है। दूसरे पे आप देखें जर्मनी है जो कि पार्ट है यूरोपीय यूनियन का, नेदरलैंड्स पार्ट है, फ्रांस पार्ट है, आयरिश रिपब्लिक पार्ट है, चाइना ऑब्वियसली पार्ट नहीं है, बेल्जियम एंड लुक्समबर्ग, स्वीडन, स्पेन। और तो अब यहां से आप देख सकते हैं और वॉल्यूम भी देख सकते हैं, कम्युलेटिव परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इनकी ट्रेड है ब्रेक्जिट की, जो एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट मार्केट की, वो कौन सी यूरोपीय यूनियन की स्टेट्स हैं। नियरली अ क्वार्टर ऑफ टोटल यूके ओवरसीज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, क्वार्टर 1/4 is done with US and Germany. 7 of the top 10 export markets for Britain are within the European Union. 10 में से 7 जो यूके की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो कहां पे हैं? वो हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर। तो अब अगर ब्रिटेन लीव करता है ईयू को विदाउट एनी एग्रीमेंट,
तो ये जो सारी ट्रेड है वो 7 आउट ऑफ 10 का जो आपको मार्जिन नजर आ रहा है ये इफेक्ट हो जाएगा। इंपोर्ट सोर्सेज ऑफ यूके, यूके इंपोर्ट कहां पे करता है, इसको यूके इंपोर्ट कहां से करता है, इसमें देखें सबसे बड़ा जर्मनी 60,820 मिलियन पाउंड्स की इंपोर्ट होती है। चाइना सेकंड, इसको निकाल देते हैं क्योंकि ईयू का पार्ट नहीं है। नेदरलैंड्स, यूएस इसको भी निकाल देते हैं। फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, इटली, स्पेन और आयरिश रिपब्लिक। तो अब यहां पे आप देखें कि टोटल आप कम्युलेटिव परसेंटेज भी देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल यूके इंपोर्ट्स भी देख सकते हैं। जर्मनी से कितनी है 14%, नेदरलैंड से 8%, बेल्जियम और लुक्सेमबर्ग से 5.1%। जर्मनी इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ यूके इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जर्मनी जो है वो सबसे लार्जेस्ट सोर्स है, बिगेस्ट सोर्स है। जर्मनी से सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स होती हैं। जर्मनी इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एंड यूके कंज्यूमर्स हैव अ हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर देम। तो जर्मनी के अंदर अगर जर्मनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइस चेंज होती है, तो यूके की मार्केट्स उसको रिस्पॉन्ड करती हैं। रीजन क्या है? रीजन है लार्जेस्ट शेयर इन यूकेज इंपोर्ट्स। चाइना इज नाउ द सेकंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्टेड, बट ऑब्वियसली चाइना के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लेंगे, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रेड के डेफिसिट की या ट्रेड के बैलेंस की यूरोपीय यूनियन के यूके के साथ। अब देखें यूके की ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस विद सिलेक्टेड यूरोपीय यूनियन कंट्रीज, 2003 से 2014 तक का डाटा है। एनुअल बैलेंस ये बिलियंस ऑफ पाउंड्स में है। अब देखें कि ये एक कंट्री आपको नजर आ रहा है आयरलैंड, और दूसरा ये एक कंट्री आपको नजर आ रहा है नेदरलैंड्स। सिर्फ ये दो ऐसे कंट्रीज हैं नेदरलैंड्स और आयरलैंड के जिनके साथ यूके का जो ट्रेड का बैलेंस है वो पॉजिटिव है, यानी यूके इनको एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। और बाकी तमाम कंट्रीज देख लें, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और रेस्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन, इन सब के साथ यूके का जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में है। मींस यूके इनसे इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट इनको कम करता है। यूके रन्स अ ट्रेड सरप्लस विद आयरलैंड बट लार्ज ट्रेड डेफिसिट विद कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड स्पेन। तो अब आप देखें कि यहां से इंपैक्ट सिर्फ यूके के लिए नहीं है। ऑब्वियसली अगर जर्मनी से लार्जेस्ट इंपोर्ट्स यूके अगर जर्मनी से लार्जेस्ट इंपोर्ट्स करता है और विदाउट डील ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ता है, तो जर्मनी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंपैक्ट होंगी। और ऐसे ही बाकी तमाम कंट्रीज के ऊपर जो के यूके के साथ ट्रेड का सरप्लस रखते हैं, उन कंट्रीज की ट्रेड भी, उनकी इकोनॉमीज भी इफेक्ट होंगी। हार्ड ब्रेक्जिट ये है कि यूके लीव करता है यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट को और ट्रेड करता है अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, और विदाउट एनी एग्रीमेंट जो है वो यूरोपीय यूनियन को छोड़ देता है। इस सूरत में हार्ड इकोनॉमिक पेन होगा, मींस इकोनॉमिक लॉसेस होंगे यूके को भी और यूरोपीय यूनियन को भी। और सॉफ्ट ब्रेक्जिट ये है कि ऑप्शन ऑफ स्टेइंग इन द सिंगल मार्केट लाइक नॉर्वे, ये नॉर्वे ऑप्शन इसको कहा जाता है। ये ऑप्शन ये है कि विड्रॉल के बाद जो ब्रिटेन है वो यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट का पार्ट रहे। मींस इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, कस्टम्स के अफेयर्स, इनकी ड्यूटीज, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के अफेयर्स, उनके ऊपर ड्यूटीज, उनके अरेंजमेंट्स सारे के सारे वैसे ही रहे। टैरिफ बैरियर्स ना हो, नॉन टैरिफ बैरियर्स ना हो, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट ही रहे। एज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, नॉर्वे जो है उसका एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन के साथ, विच मींस दैट देयर आर नो टैरिफ्स और ट्रेड बिटवीन द टू। तो ये सॉफ्ट ब्रेक्जिट कहा जाता है। अब हम एनालिसिस करते हैं जो ब्रिटेन के पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस का, कि ब्रिटेन के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं कि जिनको टेबल के ऊपर वो रख के बात कर सकते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी नेगोशिएशंस के प्रोसेस में। पहला ऑप्शन है नॉर्वे ऑप्शन। इसमें क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड पीपल, बट नॉर्वे का हैज नो फॉर्मल इनपुट इनटू शेपिंग द रूल्स ऑफ। तो आप जो है इस ऑप्शन के तहत जो यूके है वो यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी मेकिंग का पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसमें उसको तमाम इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और तमाम इकोनॉमिक एक्सेस हासिल होगी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया तक, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, गुड्स, सर्विसेज। लेकिन हमने जैसे देखा कि
यूके के लिए ये ऑप्शन अट्रैक्टिव क्यों नहीं होगा? बिकॉज यूके ऑलरेडी जो है वो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट में चल रहा है। नॉर्वे का ऑप्शन जो है डज नॉट इंक्लूड फ्री ट्रेड इन फूड और पार्टिसिपेशन इन यूरोपियन एग्रीकल्चर सब्सिडीज इसका पार्ट नहीं है। अब एक और जो है वो ऑप्शन है जो यूके के पास कि फ्री ट्रेड एरिया को, यूरोपियन फ्री ट्रेड एरिया को ज्वाइन कर दे। इसका मतलब है कि यूके के पास लेस एक्सेस होगी टू द सिंगल मार्केट बियॉन्ड गुड्स ट्रेड, सिर्फ गुड्स में ट्रेड कर सकेंगे और बाकी ओवरऑल लेस सक्सेस होगी। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट EFTA मेंबर। ये अरेंजमेंट ऑलरेडी स्विट्जरलैंड और यूरोपीय यूनियन का है एंड इज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक बायलैटरल ट्रीटीज विद द EU टू सिक्योर एक्सेस टू द सिंगल मार्केट फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज ओनली। तो अगेन ये लिमिटेड स्कोप है इसका एज अगर हम इसको कंपेयर करें नॉर्वे ऑप्शन के साथ। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है जिसको आप हार्ड ब्रेक्जिट कहते हैं, वो है कि यूरोपीय यूनियन से बाहर का ऑप्शन, आउटसाइड यूरोपीय यूनियन। इसमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के तहत जो है वो यूके ट्रेड करे यूरोपीय यूनियन के साथ, और इसमें दूसरा ऑप्शन यह हो सकता है कि यूनिलैटरल ट्रेड का जो है अरेंजमेंट हो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें क्या होगा, यूके विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन सिंगल मार्केट। इट विल फेस द EU's एक्सटर्नल टैरिफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अब ऐसी सूरत में उसके ऊपर ऑब्वियसली एक्सटर्नल टैरिफ्स लगेंगे, गुड्स के ऊपर भी और सर्विसेज के ऊपर भी, क्योंकि ना तो नॉर्वे ऑप्शन है ना आप EFTA का पार्ट हैं। गेन्स इन हैविंग मोर कंट्रोल ओवर माइग्रेशन पॉलिसी एंड फ्रीडम टू ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इस सूरत में यूके को फायदा क्या होगा कि वो अपनी माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, मोबिलिटी ऑफ लेबर के ऊपर उसको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। तो इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। यूनिलैटरल फ्री ट्रेड एक ऑप्शन है। इसमें ये एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है इकोनॉमिस्ट फॉर ब्रेक्जिट। ये जो है ग्रुप ये प्रोपेगेट करते हैं इस ऑप्शन को। इस ऑप्शन में क्या है कि यूके लीव करे यूरोपीय यूनियन की सिंगल मार्केट को, एलिमिनेशन ऑफ यूरोपीय यूनियन ट्रेड बैरियर्स ऑन इंपोर्ट्स, के इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वो बैरियर्स हटा दिए जाएं, और ये प्रेस करते हैं ग्लोबल फ्री ट्रेड के लिए। बॉर्डर कंट्रोल जो है वो होना चाहिए, मींस ये कहते हैं कि फ्री ट्रेड का तो फायदा हो ही हमें, बैरियर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अपने बॉर्डर्स का हमें जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। मींस बॉर्डर के कंट्रोल का मतलब यह है कि ये कहते हैं कि जो शेंजन जोन है कि जिसके तहत बॉर्डर कंट्रोल्स रिमूव किए गए हैं और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर है, मोबिलिटी ऑफ लेबर है, उसको जो ये कहते हैं कि क्रॉस कर देना चाहिए, उसको कंट्रोल कर देना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ यूके लॉज एंड रेगुलेशंस, और कहते हैं कि जो यूके के अंदर इंटरनल पॉलिसीज हैं, जो मैंने आपको बताया कि यूरोपीय यूनियन की पॉलिसीज या यूरोपीय यूनियन के कन्वेंशंस या फिर 1972 का जो एक्ट है उसके तहत यूके को मुख्तलिफ लॉज बनाने पड़े जो कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से आ रहे थे। ये कहते हैं कि उन लॉज को डेमोक्रेटिक टेस्ट पास करना पड़े, या फिर लॉज जो है वो यूके की पार्लियामेंट ही पास करे, यूरोपियन काउंसिल हमें ला ना दे। तो बुनियादी तौर पे इन दोनों के दरमियान जो मसला है वो यही चल रहा है कि पॉलिसी के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, पॉलिसी कौन बनाएगा और पॉलिसी कहां से आएगी। अब जो है वो एक बात ये की जाती है कि लंदन को सर्विसेज में और गुड्स में एक कंपेटिटिव एडवांटेज है, और जिसकी वजह से जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद लंदन और यूके बेटर परफॉर्म करेंगे। ये प्री रेफरेंडम काफी लोगों ने आर्ग्यू किया कि लंदन की जो प्री एमिनेंस है एज अ ग्लोबल यूरोपीय यूनियन सेंटर फॉर फाइनेंशियल एंड रिलेटेड बिजनेस सर्विसेज कुड बी थ्रेटन्ड बाय ब्रेक्जिट। इसमें बाज लोगों ने यह भी कहा कि अगर जो है वो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन को छोड़ता है तो इसकी ये जो फाइनेंशियल हब वाली इंपॉर्टेंस है ये खो देगा। इम्पैक्ट डिपेंड्स क्रूशली ऑन द ब्रेक्जिट डील। ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है ट्रेड के ऊपर या इकोनॉमी के ऊपर, इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो लार्जली डिपेंड करता है जो ब्रेक्जिट डील होनी है आर्टिकल 50 क्लॉज 2 के तहत EU और ब्रिटेन के दरमियान, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इवेंचुअली नेगोशिएटेड स्पेशली विद पासपोर्ट राइट्स, ये जो लेबर मोबिलिटी ऑफ लेबर है इससे मुतल्लिक डेफिनेटली ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। लंदन रिटेन्स मेनी स्ट्रेंथ्स, लंदन के पास मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स हैं, मिसाल के तौर पे लार्ज पूल ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर,
लेबर जो है वो हाईली स्किल्ड है, लैंग्वेज, स्ट्रेंथ ऑफ द यूके लीगल सिस्टम एंड अ हाईली कन्वीनियंट टाइम जोन। तो इन सारे एस्पेक्ट्स की वजह से लंदन जो है वो एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल हब बनता है या इन्वेस्टमेंट का सेंटर बनता है, जिसकी वजह से यूके में लंदन को और यूरोपीय यूनियन में भी लंदन को ये एक सेंट्रल पोजीशन हासिल थी। लेकिन ये सेंट्रल पोजीशन शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए ब्रेग्जिट के बाद से, ये वक्त के देखने की बात है। आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।